सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज़ को, राइट। और जो कि हेल्पफुल रहने वाले हैं हमारे UKSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड पोस्ट के लिए। और पर्टिकुलरली एमसीक्यू में जाने से पहले आप लोगों को हमारे कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस मैं करवाना चाहता हूँ। UKSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए हम लोगों ने एक कंप्लीट क्रैश कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर सारी की सारी आपकी जो यूनिट्स गिवन है 15 to 16 यूनिट आपके गिवन है इसके अंदर, वो सारी आपकी कवर है इसके अंदर। तो एक्सक्लूसिवली ये कोर्स आपका डिज़ाइन किया गया है UKSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, जो पोस्ट आपकी निकली हुई थी जिसका री एग्ज़ाम आपका होना है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस की 110 से अब वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं, PDFs मिल जाती है हर एक सेशन की। सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा क्वेश्चन के जो आपका लेक्चर है उसके अंदर। और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट और थ्योरी एस्पेक्ट दोनों इसके अंदर कवर किया गया है। चाहे आप क्योंकि जितना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है उतना ही थ्योरी एस्पेक्ट भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। और जो वीडियो हैं और PDFs हैं वो दोनों को आप सेव भी कर सकते हैं। और इसके कोई यहाँ पे जो वैलिडिटी पीरियड है वो यहाँ पे नहीं है, इनवैलिड अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी टू दी पॉइंट यहाँ पे रहने वाली हैं। सारी एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका मिलेगा और फ़ी काफ़ी आपकी रीज़नेबल इसके अंदर है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन व्हाट्सअप नंबर पे 8394948137 ये नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरीज़ को कर सकते हैं और अपने कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हायर परचेज एक्ट इनेक्टेड इन दी ईयर। जो हायर परचेज एक्ट था वो किस ईयर में इनेक्ट किया गया था, पहला क्वेश्चन ये है। आपके ऑप्शंस गिवन है 1971, 1972, 1973 या 1974। तो राइट आंसर आपके पास में हो जाएगा 1972। तो ये आपका हायर परचेज जो एक्ट आया गया था वो आपका 1972 के अंदर इनेक्ट किया गया था। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर है, हायर परचेज एक्ट केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। जो हायर परचेज एक्ट था उसको इनेक्ट तो आपका 1972 के अंदर कर दिया गया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, किस डेट से? 1 सितंबर 1972 से, 1 सितंबर 1973 से, 1 सितंबर 1974 से। तो आपका राइट आंसर इसके अंदर होगा 1 सितंबर 1973 से ये फोर्स में आया था। मीन्स इसने काम करना स्टार्ट यहाँ पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन हायर परचेज सिस्टम द हायर परचेज प्राइस कम्स अंडर सेक्शन। जो हम लोग हायर परचेज सिस्टम के अंदर हायर परचेज प्राइस की बात करते हैं पर्टिकुलरली, वो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, सेक्शन 3 सबसेक्शन डी, सेक्शन 4 सबसेक्शन डी या सेक्शन 5 सबसेक्शन डी। तो आपका जो सही आंसर इसके अंदर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेट हायर परचेज प्राइस एक्सक्लूडेड। मीन्स जब हम लोग नेट हायर परचेज प्राइस की बात करते हैं तो उसमें आपको बोला गया है कौन सा प्राइस इसके अंदर एक्सक्लूड रहता है, मीन्स इंक्लूड नहीं रहता है। जो चीज़ें आपकी इंक्लूड नहीं रहती है, डिलीवरी एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन फीस, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस या ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम बात करते हैं हायर परचेज प्राइस की, अगर बात करें तो हायर परचेज प्राइस में ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस भी इसमें से एक्सक्लूडेड होता है, रजिस्ट्रेशन फीस भी और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी। तो ये तीनों ही चीज़ें हो जाएंगी। तो आंसर आपका बनेगा ऑल ऑफ दी अबव, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन हायर परचेज सिस्टम नेट हायर परचेज चार्जेस कम्स अंडर सेक्शन। यानी कि हायर परचेज सिस्टम के अंदर नेट हायर परचेज चार्जेस कौन से आपके सेक्शन के अंदर आती हैं? सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी के अंदर, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई के अंदर, या सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन एफ के अंदर, या सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जी के अंदर। तो राइट आंसर आपका इसके अंदर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी के अंदर ये डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस कम्स अंडर। अगर हम बात करते हैं कैश प्राइस की, तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन से सेक्शन के अंदर कैश प्राइस को डिफाइन किया जाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1A, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1B, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1C। तो आपका राइट आंसर इसके अंदर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1B आपका राइट आंसर इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन है। जो अमाउंट पे किया जाता है हायर परचेज एग्रीमेंट के टाइम पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, डाउन पेमेंट बोलेंगे, कैश प्राइस बोलेंगे या हायर परचेज प्राइस बोलेंगे। क्योंकि पर्टिकुलरली हम लोग क्या करते हैं, चाहे हम लोग हायर परचेज की बात करें या फिर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की, ठीक है,
इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के अंदर आप क्या करते हैं, कोई भी आपने गुड्स यहाँ पे लेनी है और उसकी आप लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, राइट। लेकिन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस इसके अंदर होता है। हम लोग पूरे की पूरी जो अमाउंट है उसकी पेमेंट एक साथ नहीं करते हैं। हम लोग पर्टिकुलरली थोड़ी बहुत अमाउंट पहले पे करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट करते हैं। दोनों में ये डिफरेंस होता है, दोनों में ये आपका एक तरीके का हम कहते हैं सिमिलरिटी होती है एक तरीके से। और फिर इसके फर्दर हम लोग अभी देखेंगे कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या डिफरेंस दोनों में होता है, जबकि चीज़ें दोनों सेम तरीके से काम करती हैं। लेकिन आपको बोला गया है कि जब भी हायर परचेज एग्रीमेंट होता है तो उस समय जो प्राइस आपका पे किया जाता है, जो आपका अमाउंट एक सम आप पे करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डाउन पेमेंट। क्योंकि डाउन पेमेंट वो अमाउंट होती है जो आपको कैश में देनी होती है। जैसे आपने होर्डिंग्स या बोर्ड लगे हुए देखे होंगे बहुत जगहों पे, या आप बुलेट ले लेते हैं या आप कार ले लेते हैं, तो आपसे बोला जाता है कि पर्टिकुलरली जैसे बुलेट के केस में बोला जाता है कि 20,000 से 30,000 रुपीज़ आपको जमा करने हैं और 30,000 में आप बुलेट लेके जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इसका प्राइस है, राइट। ये इसका कंप्लीट प्राइस नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये पैसा आपने इनिशियल अमाउंट है ये, जो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। इस अमाउंट को पे करने के बाद आप पर्टिकुलरली अपने व्हीकल को ले जा सकते हैं। लेकिन इसके जो रिमेनिंग अमाउंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने इंस्टॉलमेंट आप बनवाना चाहें वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका एक तो अमाउंट होगा या तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस इंटरेस्ट, दोनों की आप पेमेंट करेंगे। और जो आपका सबसे स्टार्टिंग में पैसा आप दे रहे हैं पर्टिकुलरली, वो आपका हो जाता है डाउन पेमेंट, ठीक है। तो आंसर आपका इसके अंदर बी बनेगा, डाउन पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज, जिसमें हम लोग बात करते हैं, एक तो हम लोग बात कर रहे हैं कैश प्राइस की, और इसमें अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट के इन्वॉल्वमेंट की, तो इस कंप्लीट जो कंसोलिडेटेड प्राइस है इसको क्या बोला जाता है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट बोलते हैं, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट बोलेंगे, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट बोलेंगे, या हायर परचेज चार्जेस बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट। इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज प्राइस, क्योंकि इसके अंदर बोला गया है कि हम लोग कैश प्राइस के साथ में आपके इंटरेस्ट की भी पेमेंट देख रहे हैं। जैसे आपके पास क्या हुआ, सबसे पहले आपने डाउन पेमेंट इसके अंदर करी है, क्लियर। उसके बाद आप क्या करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ आप कैश प्राइस पे करते हैं और कैश प्राइस के साथ में इंटरेस्ट की पेमेंट भी यहाँ पे करते हैं, क्योंकि फ्री में आपको कोई नहीं देगा, राइट। अगर आपको बोल दिया जाए कि टाइम पीरियड आपको बढ़ के मिल रहा है, तो टाइम पीरियड बढ़ के मिल रहा है उसका मतलब क्या है कि उस पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज होगा तो ही आप उसके अंदर टाइम पीरियड आपको मिलता है, क्लियरली। तो इसके अंदर ये आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, कहीं ना कहीं जो आपको टाइम दिया गया कि हाँ इतने लंबे टाइम पीरियड तक हम आपको कर रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है। इसीलिए टोटल अमाउंट जो आपकी बनेगी, हर इंस्टॉलमेंट की बात इसके अंदर की जा रही है, उसको हम लोग हायर परचेज प्राइस कहते हैं पर्टिकुलर एसेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, डेप्रिसिएशन ऑन हायर परचेज एसेट इज क्लेम्ड बाय। हायर परचेज के अंदर डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करता है, वेंडर क्लेम करता है, हायर परचेजर क्लेम करता है, बायर क्लेम करता है, या सेलर क्लेम करता है। तो इसके अंदर जो आपका हायर परचेजर है वो आपका इसके अंदर डेप्रिसिएशन को क्लेम करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ओनरशिप ऑफ गुड्स। मीन्स हमारे पास दो तरीके हमने पढ़े, पर्टिकुलरली जैसे आपको कोई मोबाइल फ़ोन लेना है, या आपको कोई बाइक्स लेनी है, या आपने कोई गाड़ी लेनी है आपने, तो आप क्या करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो आपके पास में पूरा का पूरा कैश में अमाउंट हो, तब तो आप शोरूम में जाएंगे और आप बाई कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। दूसरा बोला जाता है कि आपके पास में थोड़ा बहुत कैश हो, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारे पास कैश इतना बल्क में नहीं होता। अगर आपके पास मेहनत की कमाई है तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आप उसकी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। तो आपके पास कैश में वो पैसा कैश में नहीं होता, बट पर्टिकुलरली आपको लगता है कि हर महीने मेरी इतनी तो इनकम है कि मैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर जाऊँ, राइट। तो उस केस में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप डाउन पेमेंट कुछ कर दें, ठीक है। ये डाउन पेमेंट आपने कर दी और उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट आप देते रहें, या मंथली बाय मंथली, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे बना दी जाती है। तो यहाँ पे बात क्या होती है कि दो चीज़ें आती हैं इसमें भी, एक तो हायर परचेज आता है, एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट आता है। जब भी आप शॉप पे जाएंगे या शोरूम पे जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा, एग्रीमेंट में आपको बोला जाएगा कि हायर परचेज पे लेना चाह रहे हैं या इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे लेना चाह रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए दोनों में ऑनरशिप का डिफरेंस होता है। अगर मैं सबसे पहले हायर परचेज की बात करता हूँ
तो हायर परचेज के अंदर जो ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है ना, वो आपके ट्रांसफ़र की जाएगी जब लास्ट पेमेंट हो जाएगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट यहाँ पे हो जाएगी। लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होने के बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। क्लियर? क्योंकि इसके सेंस में आपसे बोला जाता है कि आप गाड़ी तो ले जाओ, गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी का यूज़ भी आप करो, लेकिन आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहेंगे। आपको हम चाबी हैंड ओवर कर रहे हैं, एसेट हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लीगल जो राइट्स हैं वो हमारे पास रहेंगे, ओनर आप अभी नहीं बने हो। ये बोला जाता है हायर परचेज के अंदर। लेकिन डाउन अगर हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की, आईपीएस की अगर बात करें, तो इसमें जैसे ही आपने क्या किया है, एग्रीमेंट किया। क्लियर? एग्रीमेंट जैसे ही किया आपने, उसके बाद आपके हाथ में जैसे ही चाबी आती है गाड़ी की, या आपके पास पोजीशन में एसेट आती है, आप उसके मालिक कंसीडर कर दिए जाते हैं। ये डिफरेंस होता है आपके फर्स्ट डाउन पेमेंट पे ही आप यहाँ पे ऑनर बन गए गाड़ी के। ठीक है? तो इसके अंदर ये बात की जाती है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? इस ट्रांसफ़र एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, इट्स ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, इट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आपकी ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाती है इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पर्सन हु ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम ऑनर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज। जो बेसिकली क्या है, पर्सन डिलीवरी ऑब्टेन करता है किसकी? गुड्स के पोजेशन की ऑनर से, उसको हम लोग क्या कहते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर? परचेजर कहते हैं, हायरर कहते हैं, वेंडर कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हायरर। उसको हायरर हम लोग यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नेट हायर परचेज प्राइस एंड द नेट कैश प्राइस फॉर द गुड्स इज टर्म्ड एज। अगर हम बात कर रहे हैं नेट हायर परचेज प्राइस की, हम इसके अंदर बात कर रहे हैं एक फर्स्ट केस में, दूसरा है नेट कैश प्राइस की बात। तो सीधी सी बात है कि आपका इसके अंदर बड़ा अमाउंट कौन सा होगा? सीधी सी बात है ये अमाउंट आपका बड़ा होगा, नेट कैश प्राइस आपका कम अमाउंट होगा। क्योंकि जितने की एसेट है, जैसे फॉर एग्जांपल 1,50,000 की मेरी एसेट है, मान लेते हैं इसको, अगर आपने इसको हायर परचेज पे या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे लिया है, तो आपको क्या लगता है कि आप 1,50,000 की पेमेंट उसके अंदर करने जा रहे हैं? नहीं, यू आर रॉन्ग। 1,50,000 नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट तो ये है, एक्चुअल कॉस्ट तो ये है, बट कहीं ना कहीं आपको लंबे टाइम पीरियड की फैसिलिटी मिल रही पेमेंट करने की, इसलिए इसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है। तो ये इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपकी ओरिजिनल प्राइस से बढ़ के होता है, मतलब इंटरेस्ट और प्लस जो आपका कैश प्राइस होता है। तो सीधी सी बात है कि हायर परचेज प्राइस आपका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नेट कैश प्राइस। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हायर परचेज चार्जेस बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट बोलेंगे, या डाउन पेमेंट बोलेंगे। तो आपका आंसर इसके अंदर बनेगा हायर परचेज चार्जेस। अब इसके अंदर चार्जेस के अंदर बेसिकली आपका इंटरेस्ट के अदर भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस इसके अंदर हो सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, कोई ब्रोकरेज तो इसके अंदर नहीं है, कोई बहुत सारे जो इसके अंदर चार्जेस हैं, लीगल चार्जेस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कैश प्राइस की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली एसेट की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। तभी आपको पता होगा कि जब हम लोग गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी में दो प्राइस होती हैं। एक तो आपको बोला जाता है कि शोरूम प्राइस, राइट, ये आपका एक शोरूम प्राइस होता है, और दूसरा अगर आप पूछेंगे तो वो बोला जाता है ऑन रोड प्राइस। ये दो प्राइस कभी भी आपको अलग अलग मिलेंगी। शोरूम प्राइस हमेशा आपका लेस होगा एज कम्पेयर टू ऑन रोड प्राइस, क्योंकि ऑन रोड प्राइस के अंदर काफ़ी लीगल चीज़ें आ जाती हैं। लीगल मतलब चार्जेस आ जाती हैं। लीगल चार्जेस का मतलब आपको इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ता है, आपको आरटीओ का पैसा देना पड़ता है, आपको नंबर प्लेट का पैसा देना पड़ता है, आपको लाइसेंस का पैसा देना पड़ता है। वो सारी जो आपने पे किया है, आपको एक्सेसरीज़ का पैसा देना पड़ता है, वो सारी ऑन रोड प्राइस आती है। मतलब अब आपकी गाड़ी रेडी टू यूज़ है। ये शोरूम प्राइस आपका पर्टिकुलरली एसेट की कॉस्ट होती है। ठीक है बात? तो ये यहाँ पे चीज़ें समझनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कम्स अंडर सेक्शन। अब कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट आपका कौन सा सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 7 के अंदर, सेक्शन 7(1) सेक्शन ए के अंदर, या बी के अंदर, सी के अंदर, या डी के अंदर। तो राइट आंसर आपका इसके अंदर बनता है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए के अंदर आपका ये डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सम पेबल पीरियोडिकली बाय द हायरर
अंडर द एग्रीमेंट, यानी कि जो सम यहाँ पे किया जा रहा है पीरियोडिकली, एक पीरियड वाइज यहाँ पे सम पे किया जा रहा है, किसके द्वारा? हायरर के द्वारा, अंडर द एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट या कंसोलिडेशन या हायर। तो सीधी सी बात है, सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा हायर, क्योंकि जो हायर परचेस अमाउंट पे किया जा रहा है वो इसको हम हायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है सेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑनर टू टर्मिनेट। इसके अंदर बेसिकली जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का राइट कौन सा सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 या सेक्शन 20? तो आपका राइट आंसर इसके अंदर बनेगा सेक्शन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हायर परचेज मे टर्मिनेट द हायर परचेज एग्रीमेंट आफ्टर गिविंग द ओनर एटलीस्ट डैश डेज ऑफ नोटिस इन राइटिंग। यानी कि यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं हायर परचेज एग्रीमेंट के ब्रेक करने की, तो यहाँ पे कब हायर परचेजर बेसिकली आपका नोटिस दे सकता है ऑनर को कि मैं यहाँ पे ब्रेक करने जा रहा हूँ अपने हायर परचेज एग्रीमेंट को? कितने दिन का नोटिस इसके अंदर एटलीस्ट दिया जाना चाहिए? 14 डेज का, 21 डेज का, 51 डेज या 41 डेज? तो राइट आंसर बनेगा 14 डेज का एटलीस्ट आपको प्रायर नोटिस इसके अंदर देना पड़ेगा टर्मिनेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द हायर परचेज द मैक्सिमम स्टैट्यूटरी चार्जेस शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे बोला गया है हायर परचेज के अंदर जो स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं आपके, मैक्सिमम स्टैट्यूटरी चार्जेस मतलब जो लीगल चार्जेस हैं, उनकी जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए इंस्टॉलमेंट से। कितने परसेंट से? 20%, 30%, 40% या 50%? तो आपका राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा 30% से ज़्यादा यहाँ पे एक्सीड नहीं करना चाहिए। किससे? जो आपका इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बन रही है उससे। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो क्या निकल के आता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हायर परचेज प्राइस की बात हो रही है और ये एक्चुअली आपके पास में जो कैश प्राइस आप पे कर रहे हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? टोटल इंटरेस्ट कहेंगे, डाउन पेमेंट कहेंगे, शेयर बोलेंगे या नन ऑफ दी अबव? तो सीधी सी बात है, इसके अंदर टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की जो अमाउंट की बात करी हमने, जैसे 1,40,000 की आपकी यहाँ पे एक एसेट थी और आपने टोटल इसकी अमाउंट पे करी है 1,70,000। अगर ये बात करें तो ये या तो आपका ये जो आपकी हो गई, ये टोटल आपके पास में हायर परचेज प्राइस हो गई है और ये आपके पास में कैश प्राइस हो गई है। अगर हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो 30,000 का हमारे पास में है वो किसकी अमाउंट है? इंटरेस्ट की अमाउंट है, जो कि आपको दी गई है, मतलब आपसे चार्ज की गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन। जो टाइम पीरियड आपको मिला है उसके रिस्पेक्ट में ये 30,000 रुपीज़ चार्ज किए जा सकते हैं, चार्ज किए गए हैं। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल इंटरेस्ट। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट होता है। चलिए अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर परचेज डेटर इज ऑल्सो नोन है। जो हायर परचेज डेटर होता है उसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं? स्टॉक विथ कस्टमर, इंस्टॉलमेंट ड्यू, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव? तो सीधी सी बात इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट ड्यूज के नाम से हम लोग डेटर्स को यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है हायर परचेज डेटर, डेटर हम लोग किसको बोलते हैं? डेटर जब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, तो डेटर वो होता है जिससे हमको पेमेंट मिलनी होती है, राइट? ये हमारे करंट एसेट के फॉर्म में होते हैं, तो इनसे हमको पेमेंट मिलनी होती है। तो सीधी सी बात है हायर परचेज के अंदर डेटर आपका वो हो जाएगा जिस पे आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, मीन्स जिससे पैसा आपको रिसीव होने जा रहा है, उसको इंस्टॉलमेंट हायर परचेज डेटर यहाँ पे कहते हैं हम लोग। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस से ही क्वेश्चन इसके अंदर आता है हायर परचेज और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है उसके अंदर। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्रिस्टल क्लियर आपने रखना है। दोनों के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग इंस्टॉलमेंट बनाने की दोनों के अंदर बात कर रहे हैं और साथ में दोनों में ही हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर रहे हैं। दोनों में इंटरेस्ट का पेमेंट भी हो रहा है और दोनों में हम लोग जो डाउन पेमेंट है उसकी बात भी यहाँ पे कर रहे हैं। और जो आपकी अलग अलग इंस्टॉलमेंट वो बनेंगी, बट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और होंगे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और होंगी। ऑनरशिप आपके ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे की जाएगी अलग अलग तरीके से। ऑनरशिप जब हम लोग बात कर रहे हैं हायर परचेज के अंदर, तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी पे हो जाएगी तो तब आप ऑनरशिप यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर अगर आपने फर्स्ट डाउन पेमेंट यहाँ पे कर दी है तो उसी समय आप यहाँ पे क्या बन जाते हैं? ऑनर बन जाते हैं उस एसेट की।
तो यहाँ पे डिफरेंस होता है। और दूसरी बात, अगर हम इसके लीगल जो इम्प्लीकेशन है उसकी बात करते हैं, तो जब भी बात आएगी आपकी एसेट को रिवोक करने की, एसेट को रिवोक करने का मतलब क्या है कि एसेट को वापस क्लेम करने की। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन क्या करता है, दो तरीके से एसेट को लेता है। एक एसेट उसने ली है हायर परचेज पे और दूसरी ली है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे, ठीक है, दोनों तरीके से उसने एक एक एसेट ली है। अब इस केस में ये दोनों जगह पे डिफ़ॉल्ट कर देता है, मीन्स ये हायर परचेज के अंदर जो एसेट ली थी उस पर भी पेमेंट नहीं कर पाता है और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ली थी उस पर भी पेमेंट नहीं कर पाता। तो उस केस में हायर परचेज के अंदर क्या लीगल इम्प्लीकेशन होंगी, क्या इसकी ट्रीटमेंट होगी और आईपीएस के अंदर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या होगा, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, हायर परचेज के अंदर सीधी सी बात ये होती है कि आप इसके अंदर एसेट को रिपोजेशन कर सकते हैं, एसेट का रिपोजेशन कर सकते हैं। मतलब क्या, आप इसको रिपोजेशन का मतलब हो गया अपने पास ले सकते हैं। रिपोजेस करना मतलब आपने एसेट को उसके घर से उठा के अपने पास ले आ सकते हैं। हायर परचेज के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर भी होता है कि अगर कोई जो पर्सन होता है वो लोन के अपनी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट न कर पाए तो बैंक वाले घर पे आते हैं और उसकी गाड़ी को टो करके लेके जाते हैं। तो ये चीज़ हायर परचेज के अंदर होती है, बट ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर नहीं होती है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर आप उसकी एसेट को हाथ नहीं लगा सकते हैं। हाँ, आप अपने प्राइस के लिए इश्यू कर सकते हैं उसको कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप आईपीएस के अंदर यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो आपसे ब्लैंक चेक भी लिए जाते हैं। आपको पता होगा जिसने गाड़ी ली है, जिसने अपनी बाइक ली है, आपसे 2 या 3 ब्लैंक चेक लिए जाते हैं। इन केस अगर आपने उन चेक को बाउंस करवा दिया, अगर आपने उस पर आपका अमाउंट सफिशिएंट नहीं रहा, कल को वो लोग उस चेक को डिस्काउंट नहीं करवा पाए, तो इस केस में फिर आप पे अलग इसका सेक्शन तो लगेगा ही, दूसरा चेक बाउंस का सेक्शन भी आप पे लगेगा। तो उस केस में फिर आप पे शू कर सकता है वो कोर्ट में प्राइस के लिए, नॉट फॉर एसेट, राइट। तो इस केस में ये एसेट के लिए शू कर सकता है हायर परचेज के केस में, बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर वो अपनी एसेट की प्राइस के लिए शू करेगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑनरशिप अभी तक हायर परचेज के अंदर ट्रांसफ़र नहीं की गई है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर इनिशियल जब डाउन पेमेंट करी है तो तभी आपकी जो पर्टिकुलरली ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र की जा चुकी है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। उसके अलावा कुछ एक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी जो कोर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया हायर परचेज को, उसको आपको अच्छे से देखना है। डिफरेंस काफ़ी हमने कंपैरेटिव चार्ट इसका किया था, उसको भी आपको समझना है। और इसके अलावा कुछ और इसके एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो मैं आपको इसके अंदर मैंने क्वेश्चन डालना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, कि जिसके अंदर आपके कौन से एक्ट किसको गवर्न करता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सेक्शन मेरा मेन मोटिव था कि आपको ये सेक्शंस को मैं इंट्रोड्यूस कराऊं कि अलग अलग सेक्शंस किस चीज़ के लिए रहते हैं। बाकी जो कोर्स में इनरोल्ड हमारे पेड स्टूडेंट हैं वो तो सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, इतना आपने इस वीडियो को देखा। अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, और कोर्स अभी तक इनरोल नहीं किया तो कोर्स को इनरोल कर लें, क्योंकि जल्द ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना है, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पे फाइनलाइज हो रही है धीरे धीरे, और आयोग की सभी जो बॉडीज़ हैं या जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे फिल हो रही है। तो आई होप कि जल्द ही एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाए, और मुझे लगता है री एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले री एग्ज़ाम ही करवाया जा सकता है। सो इसी उम्मीद के साथ आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।